हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का करियर विनर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री जो क्लास 7 का चैप्टर 6 देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 और 7 का जो 5 4 3 2 1 जो चैप्टर है वो कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उससे ज़रूर देखे होंगे। आज हम इसमें देखेंगे कि मध्यकाल में नगर, व्यापारी और शिल्पीजन कैसे विकसित हुआ। हम लोग मध्यकाल के प्रारंभिक काल में जो 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का काल, जिसमें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और चोल वंश के बारे में देखे थे। फिर 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल था। फिर 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत आया। इसके बाद 1707 ईस्वी तक मुग़ल काल था। इसमें हम देखेंगे कि नगर कैसे डेवलप हुआ इन सभी कालों में। तो किसी भी राजा को नगर विकसित करने के लिए उससे सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबल होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबल तभी आती है जब उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट अच्छा रहे। इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट कब अच्छा होता है? जब किसी भी साम्राज्य का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िया हो। तो जब ये सारी चीज़ किसी भी साम्राज्य में आ जाती है तो धीरे धीरे नगर की विकास होता है। इसमें कई प्रकार की नगर की विकास हुआ, जैसे प्रशासनिक केंद्र बनाए गए, मंदिर नगर बनाए गए, तीर्थ केंद्र बनाए गए। इस सारे चीज़ धीरे धीरे हर साम्राज्य में विकसित हुआ। जैसे हम लोग देखेंगे कि चोल काल में कैसे प्रशासनिक केंद्र, मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र विकसित हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि चोल काल में जो तंजौर में एक मंदिर था, बिदेश्वर मंदिर, जो राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, वो बहुत ही भव्य मंदिर था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए दोस्त, अब देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखती है। दोस्तों, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ शब्द ऐसा दिया गया है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। यहाँ से शब्द के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ शब्द ऐसा है जो सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि एनसीईआरटी को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। इसमें एक चीज़ ऐसा है जो आप, हमको लगता है कि फर्स्ट बार जानेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, वो आगे हम बताएंगे। चलिए दोस्त, अब देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कोई भी बाहरी व्यापारी जब किसी नगर में आता है तो वो क्या देखता है, किस तरह का डेवलपमेंट देखता है और वहाँ यहाँ से वो कुछ सामान कैसे खरीदता है। जैसे यहाँ मसाला फेमस था तो मसाला को खरीद कर अपने राज्यों में ले जाता है। तो इसी के बारे में दिया है। और यहाँ का जो शिल्पकार था, अपने सामान को कैसे बनाता था और इससे जो है व्यापारी लोग प्रसन्न होकर यहाँ से ले जाकर ढेर सारा मुनाफा कमाते थे। कुछ व्यापारी यहाँ का भी होता था जो अपने सामान को वह पहले यहाँ से जो हिंद महासागर होते हुए पश्चिम इलाका में, जैसे अरब में, फिर अफ्रीका में, अफ्रीका से जाता था, फिर वहाँ से यूरोप में जाया करता था। फिर यूरोप में जाकर वहाँ से अपना सामान बेचकर फिर वहाँ का सामान यहाँ लाते थे। इस तरह का व्यापार धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सा नगर जो मध्यकाल में विकसित हो गया था, जैसे तंजावुर। यहाँ पे कुछ शहर है जैसे तंजावुर, ये चोल काल में विकसित हुआ और यह मंदिर नगर था क्योंकि तंजावुर में बिदेश्वर मंदिर था। फिर उरैयू है, इसको हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी चैप्टर में देखे हैं कि उरैयू जो था संगम काल में सूती वस्त्र के लिए फेमस था। फिर हम्पी हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य था, हम्पी में यहाँ भी मंदिर बनाए गए। उस मंदिर का नाम था विरूपाक्ष मंदिर। फिर मछलीपट्टनम विकसित हुआ। फिर सूरत एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से लोग मक्का हज करने जाते थे, इसीलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। फिर एक मुर्शिदाबाद है जो मध्यकाल में रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। फिर इस तरह से गोलकुंडा, बीदर, यहाँ पे अजमेर दिया हुआ है। अजमेर भी जैसे चौहान वंश का राजधानी अजमेर था। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, जो उस दरगाह से आसपास में
नगरों का विकास हुआ। ये मुर्शिदाबाद जो यहाँ दिया हुआ है वो मध्यकाल में रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। फिर सोमनाथ मंदिर था यहाँ फेमस था। फिर बम्बई था, बीजापुर, कांचीपुरम, ये सब जगह है जो मध्यकाल में अपने अपने चरम सीमा पर विकसित हुआ था। आगे देखते हैं प्रशासनिक केंद्र। जैसे प्रशासनिक केंद्र कैसे विकसित हुआ इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो इसमें ये चोल वंश का जो राजधानी था तंजावुर, इसमें यहाँ पे विदेश्वर मंदिर बनाया था, राजराजेश्वर। तंजावुर जो था वो कावेरी नदी के तट पे था। और इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है जो हम बोले थे कि आप लोग शायद ही जानते होंगे, वो ये है कि जो राजराजेश्वर मंदिर था उसका वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राज पेरुथचन। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, काहे कि एग्जाम में पूछ सकता है, इससे पहले अभी तक नहीं पूछा है। फिर यही है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर के दीवार पर उत्तीर्ण किया था। हम लोग उसके बारे में कैसे जाने? क्योंकि वो खुद मंदिर के दीवार पे अपना नाम उत्तीर्ण करवाए थे। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिससे कई मंडप बने। और इस मंडप में राजा जो होता था अपना आदेश देता था आम जनता के लिए, वही मंडप है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि मंडप का क्या काम था, मंडप में क्या काम होता था? तो राजा लोग मंडप में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से अपने अधीनस्थ के लिए आदेश जारी करते थे। फिर नगर में सैन्य शिविर भी था। हम लोग जानते हैं कि चोल काल का जो जल सेना था वो बहुत ही अच्छा था। इससे जो है चोल राजा जो था अपने आसपास सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और सारे क्षेत्र जीत लिया। फिर चोल एक शासक का नाम है कुलोत्तुंग प्रथम, जो अपने शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 को व्यापार को एक चोल दूत मंडल के रूप में चीन भेजा गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके शासक का नाम क्या था? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, हम ऐसे शॉर्ट नोट्स में दिए हुए हैं। अपने 72 को सौदागरों को चीन में भेजा था। फिर इसमें दिया गया है नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और भूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। और एक चीज़ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें सालों भर पानी बहती है। इसको याद रखिएगा। फिर है तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयू के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे। तो यहाँ पे एक सालिये बुनकर का काम क्या था? वो मंदिर के ऊपर जो झंडे लगाए जाते थे वो कपड़ा का सिलते थे। फिर राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार करते थे। तो सालिये बुनकर का काम क्या था? मंदिर पर जो झंडा लगाया जाता था उसको बनाना, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र को तैयार करना था। सालिये बुनकर, इसको याद रखिएगा, सालिये बुनकर। एक है स्वामी मलाई क्या है? तो स्वामी मलाई जो था मूर्तियाँ और लंबे सुदूर घंटा धातु के दीप बनाते थे, यानी घंटी और मूर्तियाँ को बनाते थे। स्वामी मलाई, इस सम वर्ड को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। स्वामी मलाई और सालिये बुनकर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है कि मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। जब मंदिर बहुत प्रचलित हो गया तो मंदिर के आसपास बहुत से नगर और जैसे घरों का विकास हुआ, क्योंकि लोग वहां आकर अपने सामान को बेचते थे। और मंदिर उस समय के शासक क्या सोच के बनाते थे कि क्योंकि यह सोचता था कि देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वो लोग क्यों बनाते थे? देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए। फिर उस समय मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनका आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जो मंदिर में आय होता था, इनकम होती थी, उससे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान संपन्न किए जाते थे। फिर तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। तो मंदिर के ऐसे क्या क्या चीज़ किया जाता था? तो अनुष्ठान की जाती थी, धार्मिक अनुष्ठान की जाती थी। फिर तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब आगे देखते हैं कांसा घंटा धातु लुप्तमोम। इसमें एक टेक्निक का बात की गई है, तकनीक का, इसको आप लोग याद रखिएगा।
कि उस समय जो है मूर्ति कैसे बनाया जाता था। हम आप इसको कहानी के रूप में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जरूर याद हो जाएगा। लुप्त मोम तकनीक क्या है? लुप्त मोम तकनीक ये है कि जैसे पहले मूर्ति जो बनाई जाती थी, मोम को बना देते थे, उस पर एक चिकनी मिट्टी, उसको चिकनी मिट्टी से पोत दिया जाता था मोटे रूप में। पहले मोम से बना दिए, चिकनी मिट्टी से तो पोत देते थे, फिर गर्म करके उसको हम मोम को पिघला कर बाहर कर देते थे। जब मिट्टी वो खाली बच जाता था मिट्टी, अब क्या है, धातु को पिघला कर कांसा जो बोलते हैं, कांसा कैसे बनता है, या तांबे और टीन का मिश्रण से कांसा बनता है। तो इस मिश्रण को उस मिट्टी के होल के थ्रू उसमें डाल दिया जाता था। फिर मिट्टी के ऊपर जो होल में जब ठंडा हो जाता था तो मिट्टी को हटा देते थे। वही तकनीक है लुप्त मोम। तो उसी तकनीक से बनाया जाता था। ये चोल काल का सबसे विश्व प्रचलित कांस्य की मूर्ति है। फिर आगे देखते हैं, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और सहकारों में लगाते थे। जो मंदिर में इनकम होती थी, जो उनका कर्ता धर्ता था, वो व्यापार और सहकार में भी लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगर, शिल्पी, व्यापारी और आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर आसपास बसते गए। अब जितना आमदनी हुआ और वो व्यापार में लगाते थे, इसकी वजह से क्या है, मंदिर के आसपास हर चीज़ का डेवलपमेंट होते गया। जैसे इस टाइप का बहुत है, जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामी है, फिर गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में भी है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मंदिर नगर कौन कौन था। मंदिर नगर था जैसे तंजावुर हो गया, फिर कांचीपुरम, मदुरई, आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, गुजरात में सोमनाथ, भील स्वामीन है। ये सबको याद रखिएगा। फिर अगला आगे देखते हैं, तीर्थ स्थल में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वही तीर्थस्थल नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे वृंदावन और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। जैसे अजमेर में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय, यह नगर धार्मिक और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वही हम बोले मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसके बारे में है। और दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी इसका दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों के मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते हैं। जो हम पहले समझाए हैं वो वही स्वरूप है, कैसे हुआ। ये है छोटे नगरों को संजाल। जैसे पहले जो था कि मंडपिका था, अभी जो उसको हम मंडी कहते हैं, हर जगह मंडी है। पहले हट कहते थे, अब हाट हो गया, जो बाज़ार होता था। तो पहले क्या होता था कि दोनों किनारों में व्यापारी लोग रहते थे और बीच में रास्ता रहता था। और आगे के चित्र में दिखाया गया है, यही दोनों तरफ घर है और बीच में व्यापारी लोग जाते हैं और सामान खरीदते हैं यहाँ पे, इस टाइप का। तो आज के पहले उसको हम मंडपिका कहते थे, अब मंडी हो गया। पहले हट कहते थे, अब हाट हो गया, यही है। और ये हाट में हर तरह का कुम्हार तेलियो, शक्कर बनाने वाला, तारी बनाने वाला, सुनहार, लोहार, पत्थरों तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे, यही सब है। और इस तरह छोटे नगरों का विकास हुआ। और ये जो व्यापारी लोग थे, घूम घूम कर अपना सामान क्रय विक्रय करते थे। फिर दूर दराज भी जाते थे, स्थानीय उपज खरीदे और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पानी, सुपारी आदि, काली मिर्च जैसे मसालों बेचने के लिए आते थे, यही सब है। इसमें दिया गया है ना कि कैसे कैसे नगर विकसित हुआ। आगे है, अब क्या हुआ, जब ये सब पूरा विकसित होने लगा तो राजा जो होता था अब बाजारों पर कर लगा देता था। वो आज भी ऐसा हो रहा है। जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल पर और कपड़ों पर सभी पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ बेचने वाले अश्वाकों, तेल, पशुचारे, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में था और कुछ नगद के वसूले जाते थे, जो आज भी ऐसा हो रहा है, जो पहले हो रहा था। तो उस समय नगर डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। अब आगे हम देखेंगे बड़े और छोटे व्यापारी का 2-3 प्रकार का समूह था। जैसे प्रधान व्यापारी होता था, तो प्रधान व्यापारी में कौन कौन सा समुदाय होता था, मरवाड़ी होता था, ओसवाल होता था। एक हम लोग पढ़े हैं इतिहास में गुजराती व्यापारी, तो गुजराती व्यापारी में बनिया और बोहरा होता था। बनिया जो हिंदू होते थे और बोहरा जो था मुस्लिम था। ये गुजराती व्यापारी जो होता था लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। और ये क्या व्यापार करते थे, ये कपड़ों और मसालों को बेचते थे और अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और बाकी जगह से टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। और व्यापार संघ को क्या कहते थे, व्यापार संघ को गिल्ड कहा जाता है। ये सब वर्ड है, याद रखिएगा। व्यापार संघ को क्या कहा जाता था, गिल्ड। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम ननादेशी था।
इसको जरूर याद रखिएगा, मनीग्रामम और नाना देशी। जैसे नगरम जो होता, नगरम किसको कहते थे? व्यापारियों को, स्थानीय संगठन को कहा जाता था नगरम। व्यापारी संघ जैसे यही मनीग्रामम, नाना देशी, और भी है वलैंग, जैसे और भी है वलैंग, और भी है जैसे बलंजियर, इंदगे आदि। ये जो मनीग्रामम और नाना देशी है, ये दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ व्यापार करते थे। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। मनीग्रामम और नाना देशी क्या है? तो ये क्या है? व्यापारियों का संघ है, और ये विदेशों से, दूसरे देश से व्यापार करते थे। इसलिए बोलते हैं कि ये इस चैप्टर में वर्ड को बारे में जानना है, और वर्ड का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानना है। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए, यही देश का प्रधान व्यापारी समूह बन गए। और फिर गुजराती व्यापारी था, उसमें हिंदू बनिया था और मुस्लिम में बोहरा था। वे दूर दूर तक लाल सागर होते, इस हम पहले बताए हैं। फिर चीन से क्या लाता था? टीन, मिट्टी, नीले बर्तन, चांदी लाते थे, और भारत से वो मसाले बेचते थे। फिर आगे है पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फांसी, चीनी, यहूदी और सियाई ईसाई बस गए थे। पश्चिमी तट पे लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़ों इतालवी व्यापारियों द्वारा, ये देखिए, पहले इतालवी व्यापारी खरीदते थे, फिर वहाँ से यूरोप बाजार में पहुँचता था। उसने व्यापार में बहुत लाभ कमाता होता था। इसलिए होता था कि जो मसाला था उन लोग को बहुत पसंद आता था, और यहाँ का जो सूती कपड़ा था वो भी बहुत वहाँ के लिए पहनना गर्व की बात हो जाता था। इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा खरीदते थे, यहाँ के व्यापारी बहुत लाभ कमाते थे। यही है, भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींचने लाई, और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। आगे देखें। फिर काबुल के बारे में देखते हैं। काबुल अपने पहाड़ियों और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। यहाँ रेशम मार्ग से क्या व्यापारी होता था? घोड़े की व्यापारी होती थी। इसमें एक जो टैवर्नियर है वो अनुमान लगाया था कि एक दिन में प्रति वर्ष में 30,000 रुपये का व्यापार होता था घोड़ा का, तो उस समय के लिए बहुत था। और काबुल और कंधार जो है ना, रेशम मार्ग से जुड़ा था। हम लोग प्राचीन काल में जो पढ़े थे, कुषाण काल में, कि कुषाण राजा जो था वो कैसे रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था। इससे क्या हुआ था कि उसके पास सोना बहुत टैक्स के रूप में आने लगा था। वही रेशम मार्ग है, और उस मार्ग से घोड़ा की व्यापार होता था। फिर काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशम कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे, और उपमहाद्वीप तथा भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अब इसमें हम देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे कि नगर में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम करते थे। कहाँ के? बीदर के। इसको याद रखिएगा, बीदर के जो शिल्पकार थे चांदी और तांबे पर जराई के काम करते थे, और बहुत प्रसिद्ध था। फिर पंचाल विश्वकर्मा समुदाय से, जिसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ाई शामिल थे। वे मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक था। पंचाल, ये पंचाल, वो इसमें क्या क्या थे? लोहार थे, राजमिस्त्री थे, ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। सलियार या वैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय से बन गए थे, और वे मंदिरों का भारी दान दक्षिणा दिया करता था। कौन? सलियार। इसको याद रखिएगा, सलियार या वैकोलार जो बुनकर थे वो बहुत समृद्ध हो गए थे, इसलिए ये मंदिर को दान दक्षिणा बहुत देते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे साफ करना, काटना और रंगीन स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। तो स्वतंत्र व्यवसाय उस समय कौन बन गया था? माने कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण, ये इस समय का दिखाया गया है। शॉल का बॉर्डर है, सब शिल्पकार करते थे। अब देखिए, अब दिया है शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी तट पर मुर्शिदाबाद रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। हम पहले बता चुके हैं कि मुर्शिदाबाद जो है, अब हम देखेंगे वही हम बताएं कि जो मुर्शिदाबाद था रेशम वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसकी साप्ताहिक और उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सका। लेकिन रेशम वस्त्रों के लिए प्रमुख केंद्र थे उस समय मुर्शिदाबाद। अब हम हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत को नज़दीक से देखेंगे। हम्पी नगर जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। यह नगर जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, और किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था। शिलखंडों को आपस में फंसा कर गूंथा गया था। यही है कि टूटी हुई दीवार में बूझ का दृश्य।
इसमें एक डोबिंग था जो अपना बताता है कि हम्पी कैसा था। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, मालदेवी नदी पे। फिर कौन कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था, कृष्णदेव राय, इसको याद रखिएगा। फिर है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसी 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत विकसित हो गया था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था और देवी देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाते हैं, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। कौन पर्व? महानवमी। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला और जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। कब? जो ही तालीकोटा के युद्ध में ये सब होता है, 1565 में हुआ था। सब मिलकर उस विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर देता है। अब सूरत के बारे में हम देखते हैं। सूरत उस समय जो मुगल काल में ये बंदरगाह रूप में था, ये बहुत ही डेवलप बंदरगाह हो गया था। इसके बारे में बोला जाता है कि हजारों नाव जो था ना उस समय आया करता था इस बंदरगाह के ऊपर, और जो हज करने जाते थे भारत से वो इसी बंदरगाह के होते, सूरत के होते जाता था। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, मक्का का प्रस्थान द्वार। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों धर्मों को लेकर रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों का खाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया है, लिखा है, किसी भी एक वक्त में भिन्न भिन्न देशों का औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पे आया करता था। वही बहुत विकसित हो गया था। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों बेची जाती थी। क्या क्या? सूती कपड़ा थोक और फुटकर भी। सूरत के सूती वस्त्र के अपने सुनहरे गोटा किनारियाँ, जो जरी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध था। यही है, पश्चिम अफ्रीका में बाजार उपलब्ध था, वही जो हम लोग देखे हैं पहले। और फिर ये भी है कि जो यहाँ के हुंडियों का दूर दूर तक, जैसे मिस्र में काहिरा, इराक, बसरा और बेल्जियम एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता थी। तो इसका कहाँ का मान्यता थी? काहिरा, इराक में, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता थी। फिर देखते हैं, किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और बम्बई में प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय स्थापित कर लिया, जहाँ सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र हो गया। आगे देखते हैं मुस्लिम पट्टनम के बारे में। मुस्लिम पट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बसाया था। इसको याद रखना है क्योंकि ये भी उस समय बहुत ही विकसित हो गया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया था, जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी शाही फरमान जारी किया था ये गोलकुंडा के कुतुबशाही। हम लोग मॉडर्न युग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। गोलकुंडा के कुलीन वर्ग को, फारसी सौदागर, तेलुगु कमेटी, चेटियार और रुपये व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों के आपस में भिड़ना शुरू कर दिया और 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1686 से 87 में। 86 से इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि औरंगजेब जो है 1686 से 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अब यहाँ पे मॉडर्न युग स्टार्ट होता है और मुस्लिम पट्टनम में सब अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। यही सब है, नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाला और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। वो ये बोले ना, भारत का जो मसाला और कपड़ा था ना, वो वही भारत का जो मसाला और सूती कपड़ा था यूरोप में बहुत फेमस हो गया था। अब मॉडर्न युग स्टार्ट होगा। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफर और बिरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया अंग्रेजों का। लेकिन धीरे धीरे पूरा अंग्रेज जो है भारत के हर क्षेत्र पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया। वो अब हम आगे चैप्टर में देखेंगे।
यही सब है, कैसे कैसे आया यूरोपवासी। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, इसमें कुछ दिया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। यही है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप पर हिंद महासागर में पहुंचा था। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गया और 170 यात्रियों में से 54 ही जीवित रह पाए थे। इसको याद रखने की चीज़ है कि 170 यात्री आए थे लेकिन 54 ही बच पाए थे और 4 जहाज में 2 जहाज नष्ट हो गए थे, 1 साल लग गया था। फिर यहाँ से क्या होता है, ये इन प्रत्यक्ष खतरों बावजूद मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुँच सकता है। 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुँचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सब ये बहुत आदमी जान चुका है कि कैसे भारत को आया था वास्को डी गामा। फिर एक था वही क्रिस्टोफर कोलंबस, भारत की खोज में निकला। जब वेस्ट इंडीज़ जगह पर पहुंचा तो उसको लग रहा था कि हम भारत को ले जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ जा रहा था, इसलिए उसको उस जगह को वेस्ट इंडीज़ नाम रख दिया था। यही है दोस्तों। ये वीडियो देखकर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और अब फ़ायदा उठाइए, आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए दोस्त, आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।